583. After a traumatic spinal cord severance, a young client is having difficulty accepting the paralysis. एक व्यक्ति जिसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, उसको एक यंग व्यक्ति है, वो पैरालिसिस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है. वन डे द क्लाइंट हैज सीवियर लेग स्पाज्म एंड सेज, एक दिन उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लेग स्पाज्म होता है और वो कहता है माई स्ट्रेंथ इज़ कमिंग बैक एंड आई नो आई विल वॉक अगेन, मेरा स्ट्रेंथ वापस आने लगी और मुझे पता है मैं आगे चल सकता हूँ. द नर्स रिस्पॉन्स शुड बेस्ड ऑन व्हाट अंडरस्टैंडिंग. तो बस आपको इतने से बात याद रखना बच्चे, जब भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है तो उसकी वजह से कुछ टाइम के लिए व्यक्ति को स्पाइनल शॉक हो जाता है और स्पाइनल शॉक में आपको फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है. फ्लैसिड पैरालिसिस यानी जहाँ पर इंजरी हुई है उसके नीचे के सारे रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वो रिफ्लेक्सेस वापस आ जाते हैं. तो इस बच्चे को वही हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, इसके रिफ्लेक्सेस वापस आ रहे हैं. तो हम बोलेंगे स्पाइनल शॉक है सबसाइडेड, अब स्पाइनल शॉक खत्म हो रहा है और क्लाइंट के जो रिफ्लेक्सेस है वो हाइपर एक्टिव है, यानी कि वो धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा है. तो यही इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 584. व्हाट शुड द नर्स असेस फॉर अ क्लाइंट व्हेन सर्वाइकल इंजरी रिपोर्ट सीवियर हेडेक. एक व्यक्ति के सर्वाइकल इंजरी हुई थी, स्पाइन कॉर्ड में इंजरी हुई थी और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है और नेजल कंजेशन हो रहा है. याद रखना बच्चे, एक टर्म आपने सुना होगा ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया. ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया वो कब होता है, जब स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो और स्पाइनल कॉर्ड के किस लेवल में, T6 में. हम बोलते हैं T6 में जब इंजरी होती है तब व्यक्ति को होता है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया. और इसमें नर्स का काम क्या होता है कि ब्लैडर को भरा हुआ ना रखे, ब्लैडर को खाली करते रहे, बाउल में भरा हुआ ना रखे, बाउल को खाली करते से नीचे से कोई भी पेशेंट को क्या नहीं आनी चाहिए, सेंसेशन. नीचे से पेशेंट को कोई भी सेंसेशन नहीं आनी चाहिए. ये ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चे. इसमें एक समय पर ही व्यक्ति में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं. आप तो बस इतना याद रखिए कि किसी के T6 लेवल पे अगर इंजरी होती है तो उसको ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया होता है और ऐसे व्यक्ति को स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी के बाद बहुत ज़्यादा हेडेक होगा तो आप समझ जाओ, और बहुत ज़्यादा व्यक्ति का हाइपरटेंशन होगा, समझ जाओ व्यक्ति को ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया हो रहा है. इसलिए सबसे पहले उसका ब्लैडर खाली करो, कैथेटर लगा के यूरिन पूरा खाली करो, पूरा बाउल खाली करो और देखो कहीं उसकी चादर में फोल्ड तो नहीं है, नीचे से ऊपर की तरफ कोई भी सेंसेशन नहीं आना चाहिए ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया में. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सुप्राप्यूबिक डिस्टेंशन. क्योंकि ब्लैडर भरा हुआ होगा उस वजह से उसको सेंसेशन आ रहे हैं और जब सेंसेशन बार बार ऊपर आते हैं ब्रेन में उस वजह से व्यक्ति को हेडेक होता है. इसीलिए अगर उसको ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया है तो उसका ब्लैडर खाली करो, उसका सुप्राप्यूबिक डिस्टेंशन को रिलीव करो, उसको खाली करो. ठीक है. तो अगर व्यक्ति के हेडेक हो रहा है, अगर व्यक्ति के हेडेक हो रहा है तो नर्स किस चीज़ के लिए देखेगी कि कहीं उसे सुप्राप्यूबिक डिस्टेंशन तो नहीं हो रहा है. सुप्राप्यूबिक डिस्टेंशन होना यानी ब्लैडर फुल है और ब्लैडर फुल है तो उसको होगा ही हेडेक. ठीक है, क्योंकि ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया मरीज को हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन 585. अ क्लाइंट विद क्वाड्रिप्लेजिया, एक व्यक्ति को क्वाड्रिप्लेजिया यानी दोनों हाथ और दोनों पाँव उसका पैरालिसिस है. इज प्लेस्ड ऑन टिल्ट टेबल डेली, उसको टिल्ट टेबल में रखा जाता है रोज. ईच डे ऑफ द एंगल ऑफ द हेड ऑफ द टेबल ग्रेजुअली इज इंक्रीज, और धीरे धीरे टेबल का जो एंगल है वो धीरे धीरे बढ़ाया जाता है रोज रोज. What should the nurse identify as its purpose when the client ask reason for tilt table? वो कह रहा है कि मुझे इस टिल्ट टेबल में रोज़ रोज़ क्यों डाला जाता है. देखो हम उसे बताएंगे कि भाई तुझे हो रखा है हाथ और पाँव दोनों का पैरालिसिस, और यानी कि तू प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी में है, बहुत लंबे समय तक इमोबाइल है, चलेगा फिरेगा नहीं. जब भी बहुत लंबे समय तक कोई व्यक्ति प्रोलॉन्ग्ड इमोबाइल होता है, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी होती है, तो बोन से क्या होता है, धीरे धीरे कैल्शियम निकलने लग जाता है. और बोन से कैल्शियम निकल के कहाँ आने लग जाता है, बोन से कैल्शियम निकल के ब्लड में आने लग जाता है अपने आप. ठीक है, इसे डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन कहते हैं. तो अगर आप उस व्यक्ति को टिल्ट टेबल में लेटाओगे, उसको कुछ थोड़ा वेट बियर एक्सरसाइज कराओगे, ये सारी चीज़ें करवाओगे, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि उसका जो कैल्शियम लॉस हो रहा है ना बोन से, वो नहीं होगा. क्योंकि अगर पेशेंट इमोबाइल है लंबे समय तक
तो डीमिनरलाइजेशन होता है बोन का, बोन से कैल्शियम ब्लड में जाता है। अगर आप उसको टिल्ट टेबल पे लिटाओगे, धीरे धीरे उसका टेबल का हेड ऊपर करोगे, थोड़ा सा उसकी बॉडी मोबाइल होगी, तो ये जो डीमिनरलाइजेशन हो रहा है ये नहीं होगा। तो लॉस ऑफ कैल्शियम को लिमिट करने के लिए हम उसको टिल्ट टेबल पे रखते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी आपके कैल्शियम को लॉस कराता है बोन से। इसीलिए प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी वाले व्यक्ति को कैल्शियम स्टोन बनने का खतरा भी बढ़ जाता है, रीनल स्टोन। और प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी वाले व्यक्ति को यूटीआई का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि पेशाब भी एक जगह पे ब्लैडर में इकट्ठा रहता है। स्टोन का खतरा भी बढ़ जाता है, बोन्स का डीमिनरलाइजेशन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 586, अ नर्स इन अ रिहेबिलिटेशन सेंटर टीचेज अ क्लाइंट विद क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया को टीच कर रही है नर्स टू यूज़ एन एडेप्टिव व्हील चेयर, कि आप कैसे व्हील चेयर को यूज़ कर सकते हो। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट द नर्स प्रोवाइड दिस इंस्ट्रक्शन। नर्स क्यों क्वाड्रिप्लेजिया वाले व्यक्ति को व्हील चेयर यूज़ करने के लिए बोल रही है? क्वाड्रिप्लेजिया वाले के दोनों हाथ और दोनों पाँव का पैरालिसिस हो गया है, इसीलिए वो अब कभी भी वॉक नहीं कर पाएंगे, कभी भी ज़िंदगी भर वो चल नहीं पाएंगे, इसलिए उनको व्हील चेयर के बारे में बताया जा रहा है। सिंपल सा है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 587, अ क्लाइंट विद टोटल हिप रिप्लेसमेंट, एक व्यक्ति का टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। आस्क द नर्स अबाउट कंटिन्यूशनल रीजनल एनाल्जेसिक, उसको सिर्फ उसी जगह पे जहाँ पर पेन है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट के साइड पर ही एनाल्जेसिक दर्द की दवाई लगाई जाती है, दी जाती है। वट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट ओवर कन्वेंशनल मेथड ऑफ कंट्रोल पेन। क्यों उसको सिर्फ उसी जगह पर पेन कंट्रोल की दवाइयाँ मेडिकेशन दी जाती हैं? क्यों उसको पहले जैसे यूज़ करते थे कि हम एनाल्जेसिक को ओरली लेते हैं, मुंह के रास्ते लेते हैं, वैसे क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि अगर वो ओरली एनाल्जेसिक्स को लेगा तो उसका असर पूरी बॉडी में आएगा, जिससे कि साइड इफ़ेक्ट्स भी पूरी बॉडी में आएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि जिस जगह पे पेन हो रहा है उसी रीजन में हम उसको रीजनल एनाल्जेसिक दे दें, जिससे क्या होगा, सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट कम होगा, पूरी बॉडी में जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं दवाइयों के वो कम होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 588, व्हाट नर्सिंग एक्शन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्या नहीं करेंगे व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद न्यूली अप्लाइड लॉन्ग लेग। अगर किसी व्यक्ति को कास्ट लगाया हुआ है, किसी व्यक्ति को प्लास्टर लगाया हुआ है अभी अभी, तो उसमें क्या चीज़ नहीं करेंगे? एलिवेटिंग द कास्ट ऑन पिलो, ये करते हैं बच्चे, याद रखना। प्लास्टर लगाने के बाद उस पाँव को एलिवेट कर देते हैं ताकि उसमें एडिमा ना हो। ये क्वेश्चन भी आता है। प्लास्टर लगाने के बाद आपको क्या करना है, उस पाँव को एलिवेट कर देना है। सही आंसर। ड्राई द कास्ट बाय यूजिंग अ फैन, ये पूछ रहा है क्या नहीं करेंगे। ठीक है, क्या नहीं करेंगे, तो पहले वाला आंसर तो सही है, ये करते हैं हमेशा। अच्छा, अगर इस कास्ट को सुखाना है ना, तो इसको सुखाने के लिए हमेशा फ़ैन का यूज़ करते हैं, और फैन को कूल सेटिंग में रखते हैं, या फिर हेयर ड्रायर का यूज़ करते हैं। या तो फैन से आप इसको सुखाएंगे, या फिर हेयर ड्रायर से आप इसको सुखाते हैं, और हेयर ड्रायर को कूल सेटिंग में रखते हैं और उससे इसको सुखाने की कोशिश करते हैं। या तो फैन से या फिर हेयर ड्रायर से इसको सुखाने की कोशिश करें, ये भी सही है। लीविंग द कास्ट एक्सपोज्ड टू एयर, इस कास्ट को एयर में एक्सपोज्ड रखें, हवा में रखें। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे ये जल्दी क्या होगा, ड्राई होगा, जल्दी सूखेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। हैंडलिंग द कास्ट विद फिंगर टिप्स से कास्ट को हैंडल करें, ये गलत है। कितनी बार एनक्लेक्स में क्वेश्चन आता है कि कभी भी कास्ट को फिंगर टिप्स से ना पकड़ें। अगर आपको कास्ट को पकड़ना है तो पाम ऑफ द हैंड, हाथ के हथेलियों से पकड़ा जाता है कास्ट को। अगर आप उंगलियों से पकड़ोगे कास्ट को तो आपकी उंगलियों के छाप पड़ जाएंगे कास्ट में, जिसकी वजह से बाद में व्यक्ति को प्रेशर पड़ सकता है उस जगह में जहाँ पर उंगलियों से छाप पड़े हुए हैं। इसीलिए फिंगर टिप्स से कभी भी ना पकड़े प्लास्टर को, हमेशा हथेलियों से पकड़े प्लास्टर को। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। हमेशा हेयर ड्रायर को कूल सेटिंग में लगाकर उसको ड्राई करें, फैन से ड्राई करें, एयर से ड्राई करें। ठीक है, और कभी भी उसके अंदर खुजली होती है तो कोई चीज़ ना डालें खुजली करने के लिए। वहाँ पर उस समय पर भी हेयर ड्रायर को कूल सेटिंग में लगाकर वहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, ताकि उस खुजली को रिलीफ किया जा सके, लेकिन कुछ भी चीज़ इसके अंदर नहीं डालना है कास्ट के अंदर। और जिस पाँव में कास्ट लगा है उसको एलिवेट करके रखते हैं ताकि वहाँ पर सूजन ना आए। ये सारे पॉइंट्स याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 589,
कॉलचिचिन 1200 mcg ओरली प्रिस्क्राइब की गई है एक व्यक्ति को गाउट के लिए। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है बच्चे, कॉलचिचिन क्यों देते हैं? कॉलचिचिन दिया जाता है एक्यूट गाउट के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है। एक्यूट गाउट के लिए आप क्या देते हो? कॉलचिचिन। तो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एक्यूट गाउट कॉलचिचिन। और अगर पूछेगा ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ गाउट तो आंसर जाएगा एलिप्रोनॉल। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ गाउट एलिप्रोनॉल, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एक्यूट गाउट कॉलचिचिन। अब सुनिए, किसी व्यक्ति को 1200 mcg कॉलचिचिन देने के लिए बोला गया है और जो हमारे पास टैबलेट है वो 0.6 mg की है, तो कितनी टैबलेट देंगे? सबसे पहले तो ये mg में है, ये mcg में है, तो mg को mcg में कन्वर्ट करने के लिए 0.6 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, कितना आ जाएगा बच्चे? 600 mcg, ये 600 हो जाएगा। अब डिज़ायर अपॉन हैव मल्टीप्लाई बाई ml, देना कितना है भाई? 1200, है कितना हमारे पास? 600, और कितने में है 600? 1, तो 0 से 0, 0 से 0, 6 दूनी 12, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 टैबलेट देंगे मरीज को। ठीक है, तो आंसर जाएगा 2 टैबलेट। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 590, व्हाट शुड द नर्स कंसिडर गोल ऑफ थेरेपी व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग एलिप्रोनॉल? एक व्यक्ति जिसको गाउट है उसको एलिप्रोनॉल क्यों दिया जाता है? जाहिर सी बात है, याद रखना, गाउट में एलिप्रोनॉल इसलिए देते हैं क्योंकि वो यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करता है। और आप जानते हैं गाउट में क्या होता है? यूरिक एसिड बढ़ जाता है, व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसीलिए ऐसी दवाई देनी चाहिए जो यूरिक एसिड को कम करती हो। और एलिप्रोनॉल क्या करती है? यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करती है, इसीलिए गाउट में एलिप्रोनॉल चलती है। ठीक है, इसीलिए गाउट में एक क्वेश्चन आता है, रेड मीट नहीं खानी आपको। ठीक है, मीट वगैरह नहीं खानी है, क्योंकि मीट वगैरह क्या करती है? यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती है। मीट वगैरह अगर आप खाओगे तो यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेगा। क्वेश्चन आता भी है कि गाउट में आप क्या नहीं खाओगे? मीट वगैरह नहीं खाओगे। और एक स्टोन है यूरिक एसिड स्टोन, याद आया? यूरिक एसिड स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन में भी हम एनिमल मीट खाने को मना करते हैं, क्योंकि आप मीट खाओगे तो आपका यूरिक एसिड और बढ़ेगा, स्टोन का खतरा और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों याद रखना। क्वेश्चन नंबर 591, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 591 में, अ क्लाइंट इज एडमिटेड विद एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस। एक व्यक्ति को एक्यूट गाउट है, विच मेडिकेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक ऑफ गाउट? मैंने अभी अभी आपको बताया एक्यूट गाउट के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? कॉलचिचिन। एक्यूट गाउट के लिए कौन सी ड्रग देते हैं? कॉलचिचिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 592, विच फूड शुड द नर्स टीच अ क्लाइंट गाउट टू अवॉइड? क्या फूड आइटम है जो गाउट वाले व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए जिससे कम हो सके पेनफुल अटैक? तो मैंने आपको बताया ना, मीट वगैरह नहीं खाना होता है, या फिर एक शब्द यूज़ में लिया जाता है हाई प्यूरिन फूड। हाई प्यूरिन, जिसमें हाई प्यूरिन हो वो खाना नहीं खाना चाहिए उस व्यक्ति को जिसको गाउट हो। तो यहाँ पर लीवर जाएगा क्योंकि एनिमल मीट है, ये नहीं खाएंगे। और सेल्फिश भी नहीं खाएंगे क्योंकि ये इसमें भी प्यूरिन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो देखना, लीवर और सेल्फिश उस व्यक्ति को मत खिलाओ जिसको गाउट है, क्योंकि इसमें एनिमल मीट वगैरह नहीं खाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? यूरिक एसिड के लेवल को और बढ़ा देते हैं, इसीलिए इसको लीवर नहीं खिलाएंगे, सेल्फिश नहीं खिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 593, क्या कह रहा है? अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स एप्लीकेशन ऑफ वार्म कंप्रेसेस फॉर अ क्लाइंट विद अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के व्यक्ति को वार्म कंप्रेसेस के लिए डॉक्टर ने कहा है, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर रेंज फॉर कंप्रेस दैट द नर्स अप्लाई? तो अगर अर्थराइटिस के लिए आप किसी को वार्म कंप्रेस दे रहे हो तो उसका तापमान कितना होना चाहिए? 98 से 105 होना चाहिए। याद रखिएगा, जितना हमारा शरीर का तापमान होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए वार्म कंप्रेशन का। अगर आप अर्थराइटिस के पेशेंट को वार्म कंप्रेशन दे रहे हो, इससे क्या होगा? जो ब्लड वेसल्स है ना वो डायलेट होंगी ब्लड वेसल, और उस जगह पर अर्थराइटिस वाले व्यक्ति पर ब्लड फ्लो क्या करेगा? उस जगह पर जॉइंट्स में ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ेगा, और जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो वहाँ पर जो सूजन है वो कम होगी, एडिमा जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए शरीर से थोड़ा सा ज़्यादा 98 से 105 दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 594, अ नर्स सस्पेक्ट दैट अ क्लाइंट इज डेवलपिंग डेवलपमेंट ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। एक व्यक्ति में कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो रहा है फॉर अ क्लाइंट हु सस्टेन्ड ब्लंट ट्रॉमा ऑफ द फोरआर्म। फोरआर्म में इंजरी हुई है, उसके बाद उसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो रहा है।
फॉर विच अर्ली साइन ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम शुड द नर्स असेस द क्लाइंट। कौन सा अर्ली साइन कंपार्टमेंट सिंड्रोम का है जिसके लिए नर्स देखेगी। देखिए बच्चे, मान लीजिए पाँव में आपके कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल, होता क्या है, जिस जगह पे ट्रॉमा या फिर प्लास्टर लगा होता है ना बच्चे, उस जगह पर अंदर ब्लीडिंग वगैरह होने की वजह से यहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब यहाँ का प्रेशर बढ़ता है तो जो ब्लड नीचे जाना चाहिए था अब वो पाँव को नहीं जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और जब ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं मिलेगी तो यहाँ पर उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि जब इस्चीमिया होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो याद रखें, अगर किसी व्यक्ति को कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो रहा है, यानी यहाँ का अंदर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, उस वजह से सबसे पहले क्या होगा, उसके फिंगर टिप्स वगैरह में क्या होगा, पेन होगा। तो यही इसका आंसर जाएगा, एस्केलेटिंग पेन इन द फिंगर्स। फिंगर्स में पेन होता है। और इसके लिए क्या करते हैं हम बच्चे, आपने पढ़ा होगा, इसके लिए हम बीच में यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस तरीके से कट मार देते हैं, जिसको कहा जाता है फेसियोटॉमी। फेसियोटॉमी किया जाता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम से रिलीव करने के लिए। इमेज देखिए, ये देखिए, अंदर के प्रेशर को रिलीज करने के लिए बाहर से ऐसा कट मारा जाता है जिसे कहा जाता है फेसियोटॉमी। ध्यान से देख लीजिए, देखिए हर डायग्राम में आपको यही नज़र आएगा, फेसियोटॉमी की जा रही है। ठीक है, तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक व्यक्ति जिसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम है उसका आप क्या करोगे, साफ और साफ आंसर किया जाएगा, उसमें हम क्या परफॉर्म करते हैं, फेसियोटॉमी परफॉर्म करते हैं। देखिए लिखा हुआ है फेसियोटॉमी किया जाता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। देखिए यहाँ पर स्वेलिंग वगैरह हुई है, तो धीरे धीरे हम ऐसे कट मारते हैं और उस कट को ओपन छोड़ देते हैं। ठीक है, उसे फेसियोटॉमी कहते हैं। और इसका पहला साइन क्या होगा कंपार्टमेंट सिंड्रोम का, कि ये जो नीचे फिंगर टिप्स वगैरह है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाएगा बिना ऑक्सीजन के, बिना ब्लड सप्लाई के। ठीक है, तो आज के बाद याद रखिएगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में फिंगर्स में पेन होना, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के, और फेसियोटॉमी करते हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 595, अ क्लाइंट एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक एम्पुटेशन ऑफ लेग। एक व्यक्ति का एम्पुटेशन कर दिया गया है लेग का, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। व्हाट इंटरवेंशन इनिशियली शुड रिसीव द लोएस्ट प्रायोरिटी। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसे जाएगी, सबसे कम प्रायोरिटी किसे जाएगी बच्चे, टीचिंग रेसिडुअल लिम्ब केयर। अभी मत सिखाओ से रेसिडुअल लिम्ब केयर, क्योंकि अभी तो वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, मेंटल स्ट्रेस में है, अभी अभी उसे पता लगा है कि उसका लेग एम्पुटेट कर दिया गया है, तो अभी वो सीखने की स्थिति में नहीं है, तो उसे नहीं सिखाएंगे। आंसर यही जाता है। पर याद रखना, जब भी किसी के लेग एम्पुटेशन किया जाता है ना बच्चे, जब भी किसी का पाँव काटा जाता है, एक तो वहां पर कंप्रेशन बैंडेज लगाया जाता है, बहुत ही कंप्रेशन के साथ बैंडेज लगाया जाता है। क्यों, ताकि वहां पर ना हो अडीमा, सूजन ना हो, इसीलिए वहां पर कंप्रेशन बैंडेज लगाया जाता है। दूसरा, उस पाँव को, जो एम्पुटेड लेग है ना, उसको हमेशा एलिवेट करके रखते हैं। एलिवेट करके रखोगे तो उसमें एडीमा नहीं होगा। ये दो बातें याद रखना, कंप्रेशन बैंडेज यहाँ पर लगाया जाता है ना, और दूसरा उसको हमेशा एलिवेट करके रखना होता है। ये दो बातों का ध्यान रखना। चलिए, और लेग एम्पुटेशन के बाद आपको क्या होता है, फैंटम लिम्ब पेन, याद है ना, फैंटम लिम्ब पेन, जिसे घोस्ट पेन भी कहा जाता है, वो भी आपको देखने को मिलता है। उसके पाँव कटने के बाद भी उसको लगता है कि मेरे पाँव में, उस हिस्से में जो काट दिया गया उसमें दर्द हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 596 बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। अ क्लाइंट हैज एम्पुटेशन ऑफ लोअर लिम्ब। एक व्यक्ति का लोअर लिम्ब का एम्पुटेशन कर दिया गया है। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव टू द क्लाइंट टू प्रिवेंट हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर। उसको हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर से बचाने के लिए नर्स उसको क्या बोलेगी, उसको बोलते हैं कि देखो आप दिन भर ऐसे दिन भर आप सुपाइन पोजीशन में रहते हो ना, और आपका पाँव एलिवेटेड रहता है, तो इससे आपके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, एक दिन में 4 बार आधा घंटे के लिए प्रोन पोजीशन में लेटना है। ऐसे प्रोन पोजीशन में लेटना है, यानी कि एक दिन में 4 बार आपको आधा घंटे के लिए एब्डोमेन के सहारे भी लेटना है, ताकि आपको अकड़न ना हो, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप ना हो। और मैंने पहले भी आपको बताया था, पोजीशन को चेंज करना सबसे अच्छा रास्ता होता है कॉन्ट्रैक्चर को बचाने के लिए। तो व्यक्ति पूरे दिन सुपाइन लेटा होता है, उसको बोलते हैं आप प्रोन लेट जाइए। एक दिन में 24 घंटे में आपको 4 बार प्रोन लेटना है और आधे घंटे के लिए लेटना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 597 क्या कह रहा है, व्हाट शुड अ नर्स डू टू कंट्रोल एडिमा ऑफ द रेजिडुअल लिम्ब। जो रेजिडुअल लिम्ब है उसमें सूजन को कम करने के लिए क्या करना होता है, एक तो बच्चे एलिवेट करना होता है,
और दूसरा कंप्रेशन बैंडेज लगाना होता है, यहाँ पर बैंडेज बांधना होता है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है। 1 वीक आफ्टर क्लाइंट हैज़ अबव द नी एम्प्यूटेशन, अबव द नी एम्प्यूटेशन के बाद 1 हफ्ते के बाद क्लाइंट आता है, तो सूजन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, री रैप करेंगे इलास्टिक बैंडेज को एज नेसेसरी, इलास्टिक बैंडेज लगाएंगे, या अगर वो लूज़ हो गया है तो उसको री रैप करेंगे दोबारा से, लेकिन उसको टाइट रखेंगे ताकि सूजन या एडिमा उस पाँव में ना हो। इमेज देखिए, ये देखिए बच्चे, एम्प्यूटेशन के बाद इस तरीके से बैंडेज लगाया जाता है फिगर ऑफ 8 में। ये प्रश्न भी आता है कि किस तरीके से लगाया जाता है, फिगर ऑफ 8। देखिए ये सारा नी एम्प्यूटेशन के बाद बैंडेज लगाया जा रहा है, ठीक है। तो एलिवेट करके रखें और इस बैंडेज को टाइटली रखें ताकि एडिमा ना हो। क्वेश्चन नंबर 598, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन नर्स इंस्ट्रक्शन टू हेल्प अ क्लाइंट प्रिपेयर फॉर वॉकिंग विद क्रचेस। एक व्यक्ति जिसको क्रचेस के साथ अब वॉक करना है, उसको नर्स क्या इंस्ट्रक्शन देगी। अब देखिए क्रचेस के लिए देखिए पहले कैसे क्रचेस को यूज़ करते हैं। तो देखिए बच्चे, ये क्रचेस इस तरीके से यूज़ करते हैं वॉक करने के लिए, पर ध्यान रहे इसमें सारी की सारी स्ट्रेंथनिंग किस में होनी चाहिए, आपके अपर आर्म्स में। ऊपर के जो आपके आर्म्स है उसमें स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपके बॉडी का वेट उठाने के लिए, क्योंकि आपके जो बॉडी का वेट होगा वो आपके पाम में जाएगा, ठीक है। तो नर्स उसको क्या इंस्ट्रक्शन देगी बताइए। नर्स उससे बोलोगी एक्सरसाइज विद और विदाउट वेट, वेट के बिना या वेट के साथ एक्सरसाइज करो ताकि स्ट्रेंथनिंग आ सके आपके अपर एक्सट्रीमिटी में, आपकी अपर एक्सट्रीमिटी की जो मसल्स हैं वो थोड़े स्ट्रांग बन सके, इसलिए एक्सरसाइज करो, क्योंकि आपको बाद में क्या यूज़ करना है, क्रचेज यूज़ करनी है। चलिए 599 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 599, व्हाट शुड द नर्स डू टू प्रमोट अर्ली एंड एफिशिएंट एम्पुलेशन। एक व्यक्ति अर्ली एंड एफिशिएंट एम्पुलेशन आफ्टर क्लाइंट मिड थाई एम्पुटेशन, एक व्यक्ति का मिड थाइस एम्पुटेशन कर दिया गया है, तो वो व्यक्ति अर्ली एम्बुलेशन यानी चलने फिरने लग जाए, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पेशेंट को प्रोन पोजीशन में रूटीनली लेटाना है ताकि पेशेंट में कॉन्ट्रैक्चर ना हो। मैंने आपको बताया ना, जिनका भी एम्पुटेशन होता है उनको 24 घंटे में कम से कम 4 बार बोलना है कि आपको पेट के बल लेटना है और आधे आधे घंटे के लिए लेटना है, ताकि आपको आपके पैरों में अकड़न ना हो, कॉन्ट्रैक्चर ना हो। तो टर्न द क्लाइंट टू द प्रोन पोजीशन रूटीनली ही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 600, अ क्लाइंट विद टोटल हिप रिप्लेसमेंट, विच क्लिनिकल इंडिकेटर या साइन एंड सिम्टम ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इंडिकेट द प्लान टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बस फॉर्मेशन हैज़ बीन इफेक्टिव। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे व्यक्ति में, ये बात याद रखना। कई बारी क्वेश्चन आया हुआ है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपको चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, यूनिलैटरल चेस्ट पेन एंड सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। व्यक्ति की एकदम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, चेस्ट पेन होगा, फीलिंग ऑफ डूम, फीलिंग ऑफ डूम यानी उसको अचानक से घबराहट होती है, टेकीकार्डिया होता है, उसको डायफ्रोसिस होता है, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, यूनिलेटरल चेस्ट पेन होती है। समझ जाओ व्यक्ति को क्या हो रहा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है, एयर मूव कर जाती है, कहाँ पर, लंग्स में। इमेज देख लीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियोस में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इमेज देखिए, मान लीजिए ब्लड क्लॉट था, ये ट्रैवल कर करके आपके लंग्स पे पहुंच गया और यहाँ पर ट्रैप हो गया। इसी को कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज में ट्रैप हो गया, देख लीजिए, ठीक है। इसी को कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या लक्षण आते हैं, इसमें कैसे लक्षण आएंगे, इसमें लक्षण आएंगे कि व्यक्ति को एकदम से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, फीलिंग ऑफ डूम होगा, टेकीकार्डिया होगा, यूनिलैटरल चेस्ट पेन होगा, ये सारे लक्षण। देखिए इसमें भी क्लॉट मूव करके लंग्स में क्या हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर वेसल्स काफ़ी छोटी होती है तो वहाँ पर वो क्या हो जाता है, फंस जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को ये सारे लक्षण आते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, देख लीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे।